ऑर्डर 28 सूट्स बाई और अगेंस्ट मिलिट्री और नेवल मैन और एयरमैन। देखिए अब इस ऑर्डर में ये बताया गया है जो होते हैं सोल्जर्स ये एयरफोर्स से जिनका ताल्लुक होता है, जिनका नेवी से ताल्लुक होता है, उनकी तरफ से अगर सूट फाइल किया जाना है या उनके अगेंस्ट सूट फाइल किया जाना, बाई सूट्स बाई और अगेंस्ट की बात हो रही है, तो वो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। देखिए वो अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि हर डेट पे वो कोर्ट पे आएँ। ये सिविल प्रोसीडिंग्स तो वैसे ही सिविल केसेस बहुत लेंथी होते हैं, तो उनके लिए क्या तरीकाकार है। अब उनको छुट्टी नहीं मिल सकती तो फिर क्या होगा। रूल 1, ऑफिसर्स, सोल्जर्स, सेलर्स और एयरमैन who cannot obtain leave may authorize any person to sue or defend for them। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हैं सोल्जर्स हैं, सेलर्स हैं, एयरमैन हैं या जो ऑफिसर्स हैं जिनको छुट्टी नहीं मिल सकती वो कि आप जाके सूट को डिफेंड करें या सूट फाइल करें, तो वो किसी को ऑथराइज कर सकते हैं कि मेरे बिहाफ पे आप ये सूट फाइल करो या मेरे अगेंस्ट जो ये सूट फाइल किया गया इसको आप डिफेंड करो। सब रूल 1 है इसका, वेयर एनी ऑफिसर, जहाँ पे कोई ऑफिसर हो गया, सोल्जर हो गया, कोई सेलर हो गया, कोई एयरमैन हो गया, एक्चुअली इन द सर्विस ऑफ स्टेट, वो इन सर्विस हैं, ऐसा नहीं कि उनके वो रिटायर वगैरह हो चुके हैं, नहीं, इन सर्विस हैं अगर कौन, ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन, इन सच कैपेसिटी इज अ पार्टी टू अ सूट। अब ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इन सच कैपेसिटी इज़ अ पार्टी टू अ सूट, यानी उनको सू किया जा रहा है उनकी इस ऑफिशियल कैपेसिटी में ही अगर, या उन्होंने अगर सूट फाइल करना है अपनी इसी कैपेसिटी में, तो इस सूरत में एंड कैन नॉट ऑब्टेन लीव ऑफ एब्सेंस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोसिक्यूटिंग और डिफेंडिंग द सूट इन पर्सन, और उनको ये छुट्टी नहीं मिल सकती कि वो जाके ये सूट फाइल करें किसी के अगेंस्ट या जो उनके अगेंस्ट सूट फाइल किया गया है उसको डिफेंड कर सके इन पर्सन जाके, ये उनको छुट्टी का वैसे ही प्रॉब्लम होता है। तो इस सिचुएशन में अब इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ऑफिसर, सोल्जर, सेलर या एयरमैन एक्चुअली इन सर्विस हों वो, और इसी कैपेसिटी में वो एक सूट में एक पार्टी हैं, चाहे वो एज ए प्लेंटिफ होंगे या एज ए डिफेंडेंट होंगे, और उनको हु कैन नॉट ऑब्टेन लीव ऑफ एब्सेंस for the purpose of prosecuting or defending suit in person, he may authorize any person to sue or defend in his stead। तो वो अपनी बजाय किसी को ऑथराइज कर देंगे कि जाओ जी आप मेरी तरफ से सूट फाइल कर दो, या जो मेरे अगेंस्ट जो सूट फाइल हुआ है इसको आप डिफेंड करो। सब रूल 2, द अथॉरिटी, अब ये जो ऑथराइज करना है किसी भी पर्सन को इनकी तरफ से, ये आगे उसका बताया जा रहा है कि वो इन राइटिंग होगा और उसको उस पर साइन वगैरह किसके होंगे, इस रूल 2 में ये बताया गया। सब रूल 2 में The authority shall be in writing, ये जो वो ऑथराइज कर रहा है वो इन राइटिंग होगा, एंड shall be signed by officer, soldier और airman in the presence of। अब ये किन की प्रेजेंस में इसने एक तो साइन करना है, देखें, एंड shall be signed by the officer, soldier, sailor और airman in the presence of, उनकी तरफ से साइन किया जाना है, लेकिन किन की प्रेजेंस में ये सिग्नेचर उसने करना है जो ऑथराइज कर रहा है। ए, हिज कमांडिंग ऑफिसर, उसका जो कमांडिंग ऑफिसर है उसकी प्रेजेंस में उसने किसी पर्सन को ये ऑथराइजेशन देनी है उसको वो साइन करेगा। और द नेक्स्ट सबऑर्डिनेट ऑफिसर इफ द पार्टी इज हिमसेल्फ द कमांडिंग ऑफिसर, लेकिन अगर वो कमांडिंग ऑफिसर ही उस सूट में पार्टी है, चाहे प्लेंटिफ के तौर पे चाहे डिफेंडेंट के तौर पे, तो कह रहे हैं कि उस कमांडिंग ऑफिसर के बाद वाला जो दूसरा सबऑर्डिनेट उसका ऑफिसर है उसकी प्रेजेंस में ये ऑथराइजेशन इन राइटिंग जो है उसने साइन करनी है। दोबारा दो बातें, द अथॉरिटी शैल बी इन राइटिंग एंड शैल बी साइंड बाय द ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इन द प्रेजेंस ऑफ कमांडिंग ऑफिसर, और द नेक्स्ट सबऑर्डिनेट ऑफिसर इफ द पार्टी इज हिमसेल्फ द कमांडिंग ऑफिसर, लेकिन अगर पार्टी ही उसमें सूट में कमांडिंग ऑफिसर है जिसके रिलेटेड उसने ऑथराइज करना है, तो उससे नेक्स्ट जो उस कमांडिंग ऑफिसर का सबऑर्डिनेट ऑफिसर होगा उसकी प्रेजेंस में ये साइन करने हैं। और बी, अब सेकंड बात, वेयर द ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन इज सर्विंग इन मिलिट्री, नेवल और एयरफोर्स, स्टाफ एम्प्लॉयमेंट, द हेड और अदर सुपीरियर ऑफिसर ऑफ द ऑफिस इन विच ही इज एम्प्लॉयड। अब ये अगर वो ये जो भी सोल्जर है, कोई ऑफिसर है, कोई सेलर है, कोई एयरमैन है, वो
सूट के लिए ऑथराइज़ करना चाह रहे हैं किसी को, लेकिन वो अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, वो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, डॉक्टर्स भी होते हैं, इंजीनियर्स भी होते हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं इनके, नेवी के, एयरफोर्स के, हमारी मिलिट्री के। तो वो अगर किसी डिपार्टमेंट में है वो पर्सन जो ये सूट फाइल करना चाहता है या जिसके अगेंस्ट सूट फाइल किया जा चुका है और उसके लिए वो ऑथराइजेशन दे रहा है, तो उस सूरत में वो जो हेड होगा जिस डिपार्टमेंट में वो है, उसका हेड या कोई भी दूसरा ऑफिसर जो है उसकी प्रेजेंस में ये ऑथराइजेशन को साइन किया जाएगा। बी दोबारा, with the officer, soldier, sailor or airman is serving in military, naval or air force staff employment, the head or other superior officer, उसका डिपार्टमेंट का हेड या दूसरा कोई भी सुपीरियर ऑफिसर of the office in which he is employed, such commanding officer or other officer shall countersign the authority which shall be filed in the court। पहले इनकी प्रेजेंस में उसने साइन किए, जिसने भी सूट फाइल करना है और ऑथराइज कर रहा है या उसके अगेंस्ट फाइल किया गया और किसी को ऑथराइज कर रहा है, उनकी प्रेजेंस में करने हैं। और इस कमांडिंग ऑफिसर ने या जो भी दूसरा ऑफिसर है, जो सिचुएशंस हम पढ़ के आ रहे हैं कि वो कमांडिंग ऑफिसर ही अगर पार्टी है तो उसका सबऑर्डिनेट, या अगर वो किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसका जो भी हेड है या कोई दूसरा ऑफिसर जो ऑथराइज है, उसकी प्रेजेंस में उसने साइन किए। उसके बाद इस अथॉरिटी लेटर पे इनके भी काउंटर साइन होंगे कि भाई हमारी प्रेजेंस में ये ऑथराइजेशन लेटर इसने साइन किया है और ऑथराइज किया है इस पर्सन को। सो काउंटर साइन भी होंगे कमांडिंग ऑफिसर के या दूसरे किसी भी ऑफिसर के। सब रूल 3, वेयर सो फाइल्ड द काउंटर सिग्नेचर शैल बी सफिशिएंट प्रूफ दैट द अथॉरिटी वाज ड्यूली एग्जीक्यूटेड। अब ये जो काउंटर साइन कर रहे हैं ना कमांडिंग ऑफिसर या दूसरा ऑफिसर, वो कह रहे हैं सफिशिएंट प्रूफ है इस बात का कि ये इस पर्सन की तरफ से, इस आर्मी मैन की तरफ से, इस सोल्जर की तरफ से, इस एयरमैन की तरफ से, इस सेलर की तरफ से फलाने बंदे को ऑथराइज किया है कि मेरी बिहाफ पे सूट फाइल करो या मेरे बिहाफ पे इस सूट को आप डिफेंड करो। एंड दैट ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन by whom it was granted could not obtain leave of absence for the purpose of prosecuting। और इस बात की भी वो सफिशिएंट प्रूफ होगा कि उसकी मौजूदगी में ये ड्यूली उसको ऑथराइज किया गया और उसको छुट्टी वगैरह, लीव ऑफ एब्सेंस वगैरह नहीं मिल सकती इस मकसद के लिए कि जी जाओ जाके अपना सूट आप डिफेंड करो या फाइल करो। एक्सप्लेनेशन, अब इसमें यह बताया गया कि कमांडिंग ऑफिसर होगा कौन। Explanation: in this order, expression commanding officer means the officer is in actual command for the time being of any regiment, corps, ship, detachment or depot to which the officer, soldiers or belong। अब ये कमांडिंग ऑफिसर वो कह रहे हैं कि वो वाला होगा कि जो एक्चुअली जिसकी कमांड में वो पर्सन है, वो रेजिमेंट जिसमें वो है, सो उसको कंसिडर किया जाएगा। ये नहीं कि कमांडिंग ऑफिसर वो किसी और का हो और इसने उसकी प्रेजेंस में से, यानी ये पर्सन, ये आर्मी मैन, ये जो सोल्जर सूट फाइल करना चाह रहा है या डिफेंड करना चाह रहा है, उसका कमांडिंग ऑफिसर वो वाला। सब रूल 2, पर्सन सो ऑथराइज्ड मे एक्ट पर्सनली और अपॉइंट अ प्लीडर। अब जिस पर्सन को ऑथराइज किया गया कि जी आप मेरे बिहाफ पे सूट फाइल करो या डिफेंड करो, वो आगे खुद इन पर्सन उस सूट को परसू कर सकता है या वो प्लीडर को अपॉइंट किया कर सकता है। ये सब रूल 2 में बताया गया। एनी पर्सन ऑथराइज्ड बाय एन ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड द सूट इन हिज स्टेट मे प्रोसिक्यूट और डिफेंड इट इन पर्सन। पहली बात आ गई कि जिसको ऑथराइज किया है वो खुद इन पर्सन कर सकता है। इन सेम मैनर एज द ऑफिसर, सोल्जर, सेलर और एयरमैन कुड डू इफ प्रेजेंट, or he may appoint a pleader to prosecute or defend the suit on behalf of such officer, soldier, sailor और airman। दो बातें आ गई हैं ना कि जिसको ऑथराइज किया है या तो वो खुद इन पर्सन जाके सूट को डिफेंड करे या उसको फाइल करे, या फिर उसको ये भी अथॉरिटी हो सकती है कि जी वो किसी प्लीडर को अपॉइंट कर ले और वो उस सोल्जर के बिहाफ पे सूट फाइल करे। रूल 3, सर्विस ऑन पर्सन सो ऑथराइज्ड और ऑन हिज प्लीडर टू बी गुड सर्विस। अब अगर सर्विसेज जो प्रोसेस वगैरह होते हैं वो कैसे होने हैं, अब ये कह रहे हैं कि जब ऑथराइज कर दिया गया तो उस पर्सन पे जिसको ऑथराइज किया गया या जो प्लीडर अपॉइंट किया गया उसकी तरफ से, उन पे अगर सर्विस हो जाती है किसी भी प्रोसेस की तो वो सफिशेंट होगी।
processes served upon any person authorized by any officer, soldier, sailor or airman under rule 1। ये जो भी ऑफिसर था, सोल्जर था, एयरमैन था या सेलर था, वो जिसको ऑथराइज कर रहे थे, रूल 1 में तो हम यही पढ़ के आ रहे हैं ना, वो ऑथराइज कर सकते हैं। अपॉन एनी प्लीडर अपॉइंटेड एज अफोरसेड बाय सच पर्सन शैल बी एज फैक्चुअल एज इफ दे हैड बीन सर्व्ड ऑन द पार्टी इन पर्सन। प्रोसेस इज सर्व्ड ऑन द ऑथराइज अपॉन द पर्सन। हाँ, यानी उस पर्सन पे भी की जा सकती है जिसको ऑथराइज किया गया, या जो प्लीडर अपॉइंट किया गया उन पे भी सर्विस की जाएगी, तो वो उसको गुड सर्विस माना जाएगा। ये था ऑर्डर 28, सिंपल सा था कि देखें ये जो आर्मी मैन होते हैं इनको छुट्टी वगैरह लेना इस खास मकसद के लिए कि जी जाके आप सूट फाइल करो या आपके अगेंस्ट सूट फाइल हो गया आप उसको डिफेंड करो, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे इसका सिंपल प्रोसीजर इन्होंने ये बताया कि भाई वो पर्सन अपने एक तो ऑथराइज कर सकता है किसी भी पर्सन को। अब जो ऑथराइजेशन उसने करनी है वो इन राइटिंग होगी, वो सिग्नेचर करेगा किसकी प्रेजेंस में, कमांडिंग ऑफिसर या किसी दूसरे पर जो ऑफिसर है दूसरा ऑथराइज, वो उसकी प्रेजेंस में ये साइन करेगा और वो कमांडिंग ऑफिसर या अदर ऑफिसर उसको काउंटर सिग्नेचर भी उस पर करेगा और वो इसको सफिशेंट प्रूफ माना जाएगा कि ये ड्यूली ऑथराइज किया गया है इस पर्सन को ये सूट को फाइल करने के लिए या डिफेंड करने के लिए। ये पहली बात। और सेकेंडली इस बात का भी ये सफिशिएंट प्रूफ है भी उसको लीव ऑफ एब्सेंस नहीं मिल सकती, इस वजह से ऑथराइज़ किया गया। और जो सर्विस वगैरह होगी आगे वो ये कह रहे हैं कि वो उस पर्सन पे जिसको ऑथराइज़ किया गया उस पर भी की जा सकती है, या अगर उसने कोई प्लीडर वगैरह अपॉइंट किया तो उस पर भी हो सकती है। नेक्स्ट इज ऑर्डर 29, सूट्स बाई और अगेंस्ट कॉरपोरेशन। अब ये कंपनीज वगैरह इनके अगेंस्ट अगर हमने सूट फाइल करना है तो उसका प्रोसीजर इसमें बताया गया। सिर्फ 3 रूल है, लेकिन ये छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं, लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए कि कंपनी के अगेंस्ट या किसी अगर आर्मी मैन के अगेंस्ट हमने सूट फाइल करना है, किसी फर्म के अगेंस्ट करना है तो वो कैसे करना है। अब ये छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं। एनी हो, अब इसमें बताया गया कि कंपनी को हमने सूट उसके अगेंस्ट फाइल करना है तो इसमें क्या प्रोसीजर होगा। देखें, अब एक तो होता है ना जो हम लोग ह्यूमन बीइंग है, हम सूट फाइल कर सकते हैं, हमारे अगेंस्ट भी हो सकता है। सेम लाइक जो एक कंपनी है वो भी एक पर्सन की कैटेगरी में आता है। अगर हम डेफिनेशंस में देखें, सिर्फ वो एक कंपनी है उसको वो सू भी कर सकती है, उसको सू भी किया जा सकता है, लेकिन कैसे करना है, वो फिजिकल ह्यूमन बीइंग तो है नहीं वहाँ पे, वो तो एक कंपनी है। तो इसमें इससे रिलेटेड है। अगर देखें रूल 1, सब्सक्रिप्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ प्लीडिंग्स। जब भी वर्ड सीपीसी में वर्ड प्लीडिंग आ गया ना, इसका मतलब प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट दोनों इसमें इंक्लूड है। कहते क्या है, इन सूट्स बाई और अगेंस्ट अ कॉरपोरेशन, सूट बाई और अगेंस्ट यानी बोथ वेज करना है कंपनी की तरफ से, या कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल हो गया और उन्होंने फिर रिटर्न स्टेटमेंट देना है। देखें, इन सूट्स बाई और अगेंस्ट अ कॉरपोरेशन एनी प्लीडिंग मे बी साइंड एंड वेरीफाइड ऑन बिहाफ ऑफ द कॉरपोरेशन। अब कंपनी के बिहाफ पे जो प्लीडिंग्स हैं किसी भी किस्म की, उनको साइन भी किया जा सकता है, उनको वेरीफाई भी किया जा सकता है, लेकिन कौन कर सकते हैं। अब 3 इसमें बताई गई हैं, बाई सेक्रेटरी जो सेक्रेटरी होगा उस कंपनी का, और बाई एनी डायरेक्टर या कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनमें से कोई एक डायरेक्टर भी कर सकता है, और अदर प्रिंसिपल ऑफिसर या कोई उस कंपनी का प्रिंसिपल ऑफिस है वो प्लीडिंग्स को साइन भी कर सकता है, वेरीफाई भी कर सकता है। ऑफ द कॉरपोरेशन हु इज एबल टू डिपोज टू द फैक्ट्स ऑफ द केस। अब यहाँ पे काइंड ऑफ ये एक कंडीशन यहाँ पे इन्होंने अटैच कर दिया है। सिंपल वर्ड्स में तो इन्होंने कह दिया कि भाई जो भी प्लीडिंग्स वगैरह हैं उनको साइन और वेरिफिकेशन उनकी कौन कर सकता है, कोई भी सेक्रेटरी कर सकता है, कोई भी उनका प्रिंसिपल ऑफिसर कर सकता है, कोई भी डायरेक्टर कर सकता है। लेकिन आगे कह रहे हैं हु इज एबल टू डिपोज टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, लेकिन वो ऐसा होना चाहिए जो उस केस के फैक्ट्स के रिगार्डिंग गवाही भी दे सकता हो आके डेपोजिशन वो दे सकता हो। उस अब एक है डायरेक्टर, उसको पता ही कुछ नहीं है, वो नहीं, वो कह रहे हैं कि हु इज एबल टू डिपोज टू द फैक्ट्स ऑफ द केस के जो भी हकायक है उससे रिलेटेड वो आके डेपोजिशन वगैरह दे सकता हो। सो सेक्रेटरी, फिर जो प्रिंसिपल ऑफिसर है या कोई भी डायरेक्टर। सर्विस ऑन कॉरपोरेशन, अब ये कॉरपोरेशन कंपनी के अगेंस्ट जो हमने
सूट वगैरह फाइल कर दिया, उसमें प्रोसेस वगैरह कैसे सर्व होंगे। सब्जेक्ट टू एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजंस रेगुलेटिंग सर्विस ऑफ प्रोसेस। अब देखें हमारे मुल्क में एक कंपनी लॉ है, कंपनी एक्ट है, वो अब ये कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू एनी स्टैट्यूटरी प्रोविजन, जो भी कोई लॉ अगर तो स्पेसिफिकली डील कर रहा है कंपनी के मैटर से और उसमें बता दिया गया है कि प्रोसेस वगैरह कंपनी पे कैसे सर्व होने हैं, तो उसको मान के हम चलेंगे। लेकिन साथ ही यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर हम भी अपना तरीका बता रहे हैं कि अगर कोई नहीं है कोई कंपनी से रिलेटेड कोई लॉ मौजूद, तो फिर आप इसको अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन सब्जेक्ट टू एनी स्टैट्यूटरी बॉडी हमारा कंपनी लॉ है, अगर तो वो उसमें प्रोसेस है तो उसको फॉलो किया जाएगा। वेयर द सूट इज अगेंस्ट अ कॉर्पोरेशन, किसी कंपनी के अगेंस्ट सूट फाइल कर दिया गया, दिस समन्स मे बी सर्व्ड। अब समन किस पे सर्व होंगे, ए ऑन द सेक्रेटरी, ऑन एनी डायरेक्टर और द अदर प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कॉर्पोरेशन। इन पे आप समन वगैरह सर्व करवा सकते हो जब कंपनी के अगेंस्ट आपने सूट फाइल करना, तो किसके, सेक्रेटरी, अदर कोई प्रिंसिपल ऑफिसर या कोई डायरेक्टर। बी, अब इन पे तो करवा सकते हो लेकिन इसको करवाना कैसे है, देखें बाई लीविंग इट, उसको छोड़ आओ, और सेंडिंग इट बाई पोस्ट एड्रेस टू द कॉर्पोरेशन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। जाके एक तो तरीका आ गया कि दस्ती जाओ वहाँ पे उस कॉर्पोरेशन में, वहाँ पे जाके उनसे साइन वगैरह करवा लो समन पे। दूसरा आ गया कि बाई पोस्ट आप भेज दो, जो भी उस कंपनी का कॉर्पोरेशन का रजिस्टर्ड ऑफिस है उस पे आप बाई पोस्ट भी भेज सकते हो। और इफ़ देर इज़ नो रजिस्टर्ड ऑफिस देन एट द प्लेस वेयर द कॉर्पोरेशन कैरीज ऑन बिजनेस। लेकिन अगर उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ही नहीं है, तो वो कह रहे हैं जहाँ पे भी वो कैरी ऑन बिजनेस, जहाँ पे भी वो अपना बिजनेस वगैरह कर रहे हैं, आप वहाँ पे जाके बाई पोस्ट वहाँ पे भेज सकते हो। तो किस तरह हो सकती है, या तो वहाँ पे जाके छोड़ दो बाई लीविंग इट, और बाई पोस्ट भी आप भेज सकते हो। एड्रेस कहाँ का देना है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं है तो जहाँ पे भी वो अपना बिजनेस कर रहे हैं आप वहाँ के एड्रेस पे बाई पोस्ट उसको भेज सकते हो। रूल 3, power to require personal attendance of officer of corporation. The court may at any stage of the suit require the personal appearance of the secretary or of any director of other principal officer of the corporation who may be answer material questions relating to the suit. अब यहाँ पे रूल 3 में बेसिकली ये कोर्ट को ऑथराइज किया जा रहा है कि वो अगर कोई क्वेश्चन मटेरियल क्वेश्चन अराइज हो गया तो उससे रिलेटेड कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी सेक्रेटरी को उस कंपनी के, किसी भी डायरेक्टर को या किसी भी दूसरे ऑफिसर को वो बुला सकते हैं कि जी आप आ जाओ और इन क्वेश्चन के जवाब दो। ऑर्डर 31, सूट्स बाई और अगेंस्ट ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब ये 3 लोगों के रिगार्डिंग ये बात यहाँ पे की गई है इस ऑर्डर में। ट्रस्टीज कौन से लोग होते हैं, जहाँ पे किसी प्रॉपर्टी को ट्रस्ट एक बनाया जाता है और उसमें एक पर्सन को अपॉइंट कर दिया जाता है कि आप इसके ट्रस्टी हो, आप इसकी देखभाल वगैरह करो। पहली बात, जैसे हमारे यहाँ पे ट्रस्ट में स्कूल बना दिए जाते हैं, हॉस्पिटल बना दिए जाते हैं और उसमें कुछ ट्रस्टीज़ को अपॉइंट कर दिया जाता है, तो वो हो गए ट्रस्टीज़। सेकेंडली एग्जीक्यूटर की बात हो रही है। एग्जीक्यूटर कौन से होते हैं, देखें अगर किसी पर्सन ने एक विल अपनी ज़िंदगी में बना दी है कि मेरे मरने के बाद जी बी पर्सन जो है ना वो मेरी प्रॉपर्टी की देखभाल करेगा, तो उस पर्सन को जो थ्रू अ विल अपॉइंट हो रहा है उस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटर। थर्ड वन है एडमिनिस्ट्रेटर। लेकिन अगर कहीं कोई विल मौजूद नहीं है और किसी पर्सन की डेथ हो गई है फॉर इंस्टेंस, और उसके जो प्रॉपर्टी है वो जा रही है उसके माइनर बच्चों में, तो उनकी उस प्रॉपर्टी की देखभाल के लिए विल मौजूद नहीं है, कोई एग्जीक्यूटर हो नहीं सकता, तो कोर्ट अपॉइंट कर सकती है किसी भी पर्सन को एज एडमिनिस्ट्रेटर के जब तक ये बच्चे एडल्ट वगैरह नहीं हो जाते आप इनकी प्रॉपर्टी को देखभाल करोगे। तो ये इन तीनों के अगेंस्ट ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, इनके अगेंस्ट कैसे सूट फाइल किया जाना है। रूल 1, रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेनिफिशरीज इन सूट्स कंसर्निंग प्रॉपर्टी वेस्टेड इन ट्रस्टीज एटसेट्रा, कि जो भी सूट फाइल किए जाएंगे उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जिसका कोई ट्रस्टी है, कोई एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है,
उनमें ये जो लोग हैं ट्रस्टी, एडमिनिस्ट्रेटर या एग्जीक्यूटर, ये उन पर्सन के बेनिफिशरीज़ के क्या कहते हैं इसको, बेनिफिशरीज़ के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करेंगे, उनको ये रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए अगर लैंग्वेज को देखें, इन ऑल सूट्स कंसर्निंग प्रॉपर्टी वेस्टेड इन अ ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, जहाँ पे भी वो कह रहे हैं जितने भी किस्म के सूट हैं जिनमें उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग फाइल किए गए हैं जिसके रिगार्डिंग कोई ट्रस्टी है, एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, इन ऑल सूट्स, किसी भी किस्म का सूट फाइल किया गया कंसर्निंग प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वेस्टेड इन द ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, जो वेस्ट की जा रही है उस ट्रस्टी में, एग्जीक्यूटर में या एडमिनिस्ट्रेटर में, वेयर द कंटेंशन इज बिटवीन द पर्सन्स बेनिफिशियली इंटरेस्टेड इन सच प्रॉपर्टी एंड अ थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे कह रहे हैं प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग सूट तो फाइल कर दिया गया और वो प्रॉपर्टी वेस्ट हो रही है किसमें, किसी ट्रस्टी में, एग्जीक्यूटर में या एडमिनिस्ट्रेटर में। अब एक थर्ड पर्सन आया, उसने एक सूट फाइल कर दिया और वो सूट का जो कंटेंशन होगी वो इस थर्ड पर्सन के दरमियान और जो बेनिफिशरी हैं उस प्रॉपर्टी के, उनमें ये कंटेंशन होगी। देखें अब फॉर इंस्टेंस एक स्कूल बना दिया गया ट्रस्ट के अंडर, तो वहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके इंटरेस्ट हैं ना इस प्रॉपर्टी में, या कोई एग्जीक्यूटर है या एडमिनिस्ट्रेटर है, और जिस प्रॉपर्टी का उसको एग्जीक्यूटर बनाया गया वो प्रॉपर्टी असल में है उन माइनर बच्चों की, इस वजह से एग्जीक्यूटर को बना दिया गया या एडमिनिस्ट्रेटर कोर्ट ने अपॉइंट कर दिया गया। तो यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन एक सूट फाइल कर रहा है उठ के कि ये प्रॉपर्टी तो मेरी है, मिसाल के तौर पे, तो यहाँ पे कंटेंशन किसके दरमियान है, उस थर्ड पर्सन के दरमियान, और जो बेनिफिशरी पर्सनस हैं वो, अगर एक ट्रस्ट है तो स्कूल के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर हॉस्पिटल है तो वहाँ पे जो लोग मरीज़ वगैरह आते हैं उनका इंटरेस्ट है, फिर अगर वो एग्जीक्यूटर वगैरह है तो उनके वो अगर जो माइनर जिनकी वो प्रॉपर्टी है, जिनको वो एट द एंड ऑफ द डे आनी है, उनके इंटरेस्ट में, और एक थर्ड पर्सन ने उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड किसी भी किस्म का सूट फाइल कर दिया, तो ये जो ट्रस्टिंग है, एग्जीक्यूटर है या फिर एडमिनिस्ट्रेटर है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जिस प्रॉपर्टी के लिए इनको अपॉइंट किया गया ना, उसमें जिन लोगों का इंटरेस्ट है ये उनको रिप्रेजेंट करेंगे, यही कह रहे हैं। वेयर द कंटेंशन इज बिटवीन द पर्सन्स बेनिफिशियली इंटरेस्टेड इन सच प्रॉपर्टी, वो माइनर हो सकते हैं या वो ट्रस्ट है तो जो भी वहाँ से उससे बेनिफिट वगैरह ले रहे हैं, एंड अ थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पर्सन है, उनके दरमियान असल में ये मामला है। इनको तो सिर्फ देखभाल के लिए रखा गया ना ट्रस्टी वगैरह को। द ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर शैल रिप्रेजेंट द पर्सन सो इंटरेस्टेड, तो एग्जीक्यूटर ने इनके इंटरेस्ट को वॉच करना है, इनको रिप्रेजेंट करना है उन्होंने इस सूट में, अपना ही नहीं, अपने तरफ से नहीं शुरू हो जाना कि जी मेरा बेनिफिट, नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के इंटरेस्ट को वहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे अगेंस्ट दैट थर्ड पर्सन, क्लियर बात। एंड इट शैल नॉट ऑर्डिनरीली बी नेसेसरी टू मेक दम पार्टीज टू द सूट, और ज़रूरी नहीं है कि उन सारों को पार्टी बनाया जाए या उनकी तरफ से कोई सूट फाइल किया जाना है, एक ट्रस्टी कर रहा है, एग्जीक्यूटर कर रहा है या एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा है या इनके अगेंस्ट कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं कि वो जितने भी लोगों का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है उनको पार्टी बना दिया जाए, नहीं, ज़रूरी नहीं, ये एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी और एडमिनिस्ट्रेटर यही पार्टी होंगे। बट द कोर्ट में इफ इट थिंक्स फिट ऑर्डर देम और एनी ऑफ देम टू बी मेड पार्टीज, लेकिन हाँ यहाँ पे कोर्ट को ये पावर दे रहे हैं कि अगर कोर्ट चाहे तो वो किसी एक को या ज़्यादा को या जितने भी वो ज़रूरी समझे वो कह सकती है कि जी उनको भी आप पार्टी बनाओ। आपने एज ए ट्रस्टी, एग्जीक्यूटर या एडमिनिस्ट्रेटर सूट फाइल कर दिया या आपके अगेंस्ट हो गया, आप इसको डिफेंड कर रहे हो, वेल एंड गुड, आप उनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। बट अगर कोर्ट को लगे कि उन लोगों को भी पार्टी बनाओ, भाई एक को बनाना है, जितनों को भी बनवाना है, तो कोर्ट बनवा सकती है। रूल 2, जॉइंटर ऑफ trustees, executors and administrator, where there are several trustees, executors or administrator, they shall be made parties to a suit against one or more of them। यानी जहाँ पे एक से ज़्यादा ट्रस्टी हैं, एक से ज़्यादा एग्जीक्यूटर है, एक से ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटर है, एक प्रॉपर्टी है, 3 बंदों को उसका ट्रस्टी बना दिया गया, एक प्रॉपर्टी है, 2 उसके एग्जीक्यूटर बिल के थ्रू बना दिए गए हैं, या कोर्ट ने 3 उसके एडमिनिस्ट्रेटर बना दिए गए हैं, तो इस सूरत में कह रहे हैं जहाँ एक से ज़्यादा होंगे ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर या
एडमिनिस्ट्रेटर तो उन सबको पार्टी बनाया जाएगा। दे शैल बी मेड पार्टीज टू अ सूट अगेंस्ट वन और मोर ऑफ दैम, ठीक है, प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटर हु हैव नॉट प्रूव्ड देयर टेस्टेटर्स विल। अब यहाँ पे ऊपर तो उन्होंने जनरल रूल बता दिया कि भाई सारों को, ट्रस्टियों को, सारे एग्जीक्यूटर्स को आप पार्टी बनाओगे, लेकिन एक्सेप्शंस कह लें, यहाँ पे आगे कह रहे हैं कि 2 किस्म के लोगों को पार्टी नहीं बनाया जाएगा। प्रोवाइडेड दैट द एग्जीक्यूटर हु हैव नॉट प्रूव देयर टेस्टेटर्स विल, यानी जो भी टेस्टेटर्स विल, हाँ जो एग्जीक्यूटर है, अब जो विल है अगर वो प्रूव ही नहीं कर सका कि जी विल के थ्रू मुझे एग्जीक्यूटर बनाया गया था इसका, तो इस सिचुएशन में उसको पार्टी बनाना ज़रूरी नहीं है। यानी ऐसा एग्जीक्यूटर जो उस विल को ना प्रूव कर सके कि ये जेन्युइन थी, जिसके थ्रू वो क्लेम कर रहा है कि जी मैं एग्जीक्यूटर हूँ, तो उसको पार्टी नहीं बनाया जाएगा उस सूट में जो एक थर्ड पर्सन के दरमियान और वो जो जिनका इंटरेस्ट वगैरह उनके दरमियान कोई सूट अगर उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड फाइल कर दिया जाए। सेकेंडली, एंड ट्रस्टीज, एग्जीक्यूटर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स आउटसाइड पाकिस्तान नीड नॉट बी मेड पार्टीज। और उनमें से देखिए अगर एक से ज़्यादा बना दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटर, ट्रस्टी या एग्जीक्यूटर, और उनमें से अगर कुछ बाहर रह रहे हैं तो वो कह रहे हैं फिर जो बाहर रह रहे हैं ना पाकिस्तान से, उनको भी पार्टी आप ना ही बनाओ। सो जो एग्जीक्यूटर विल को ना प्रूव कर सके वो पार्टी नहीं बनाया जाएगा उसको, जो और जो पाकिस्तान से बाहर रह रहे हैं उनको नहीं बनाया जाएगा। जनरल रूल क्या था कि जितने भी हैं उनको पार्टी बनाओ। रूल 3, हस्बैंड ऑफ मैरिड एग्जीक्यूट्रिक्स नॉट टू ज्वाइन unless the court otherwise direct the husband of a married trustee, administratrix or executrix shall not as such be a party to a suit by or against her। देखिए यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में कह रहे हैं कि अगर तो जो ट्रस्टी है या जो एडमिनिस्ट्रेटर है या जो एग्जीक्यूटर है वो एक फीमेल है एंड शी इज़ मैरिड टू, तो उसके हस्बैंड को पार्टी नहीं बनाया जाएगा अगर कोई सूट फाइल किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, ये नहीं हो सकता। हाँ, अनलेस द कोर्ट डायरेक्ट्स अदरवाइज, अगर कोर्ट कहे कि जी आप उसके हस्बैंड को भी पार्टी बनाओ फिर आप बना सकते हो, अदरवाइज ज़रूरी नहीं है। सो सादा सादा बिल्कुल करें, जो ट्रस्टी है, एडमिनिस्ट्रेटर है, एग्जीक्यूटर है, वो अगर फीमेल है और शी इज़ मैरिड तो उसके हस्बैंड को पार्टी नहीं बनाया जाएगा अनलेस कोर्ट को लगे कि नहीं उसको पार्टी बनाओ, उस सूरत में बनाया जाएगा, वरना उसको पार्टी नहीं बनाया जाएगा। तो ये था ऑर्डर 31। ये छोटे छोटे ऑर्डर्स हैं लेकिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमें पता होना चाहिए इनके प्रोसीजर का भी।